अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़रमिश नॉवल। आज मैं आपकी पेश खिदमत लाई हूँ विसाले यार। एक बहुत ही प्यारी चुलबुली और नटखट सी लड़की मिनाल अली और एक संजीदा मिजाज लड़के अरेज दुरानी की कहानी, जिनकी पहली मुलाकात एक लड़ाई से शुरू होती है और फिर ये नफरत मोहब्बत में कैसे बदलती है। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अख्तर हाउस की कुशादा हवेली उस वक्त दोपहर की हल्की सुनहरी धूप में नहा रही थी। सहन के बीचों बीच खड़ा पुराना नीम का दरख्त ठंडी छांव बिखेर रहा था, और उसी ठंडी छांव तले एक चारपाई पर बैठे बुजुर्ग अख्तर साहब अपनी सफेद रेश पर हाथ फेरते हुए अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। घर के अंदर मुहिब सी खामोशी छाई हुई थी। दरअसल ये सबके आराम का वक्त था, लेकिन अख्तर साहब 10-15 मिनट का क्योला करने के बाद अखबार देखने के आदी थे। उनके अलावा उस घर की लाडली बेटी भी चमगादड़ की मानित आंखें फाड़े पूरे दिन में दंदनाती थी। सिवाय रात के, दिन के वक्त उसे बिस्तर पर टिक कर लेटना नहीं आता था, लिहाजा अख्तर हाउस में ये खामोशी ज्यादा देर कायम रहना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि हम मिनाल अली रहती थी। लम्हा भर बाद ही उसकी आवाज़ आई जब वो किचन से पेट पूजा करने के बाद अदील के कमरे का चक्कर लगाकर बाहर निकली। दादा जान, एक शौक सी आवाज़ ने अचानक सकूत को तोड़ा। अख्तर साहब ने चौंक कर अखबार से नजरें उठाई। उनके माथे पर हल्की सी शकन उभरी कि अगले ही लम्हे नीले रंग का दुपट्टा लहराती आंखों में शरारत और चेहरे पर मासूम से मुस्कुराहट सजाए मिनाल अली उनके पास आदम की। उसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला था और दूसरे हाथ में गेंद। वो बल्ले को कंधों पर रखी एक अदा से चलती उनके सामने आकर रुकी और गर्दन जरा सी टेढ़ी करके बोली, आज फिर वही बोरिंग काम कर रहे हैं? उसकी बात सुनते उनके नफीफ लबों पर मुस्कुराहट फैली। हाँ, क्योंकि टांगों में इतनी सकत नहीं है कि खड़े होकर कोई काम किया जाए, इसलिए सोचा कि बैठ पर अखबार पढ़ लेते हैं। उन्होंने अपने बुढ़ापे और कमजोरी का जिक्र किया तो वो कुर्सी के, दादा जान, आज आपके पाँव दबाने का मेरा प्रोग्राम कैंसिल है, इसे बहाने मत बनाए, उठे हम क्रिकेट खेलने वाले हैं। उनके बढ़ापे को बलाए ताक रखती अखबार उनके हाथ से निकालने लगी। मिनाल, बूढ़ा हो गया हूं मैं, मुझे अपने दादा ही रहने तक, क्रिकेट पार्टनर मत बनाओ। उन्होंने पहले बल्ले पर निगाह डाली और फिर उसके चमकते हुए चेहरे को देखा, जो उनका एहतजाज किसी खातिर में लाने वाला नहीं था। बूढ़े होंगे आपके दुश्मन, मेरे दादा जान तो जवान है, तभी तो मिनाल अली अख्तर के क्रिकेट पार्टनर हैं। उससे फर्जी कॉलर झाड़ते हुए शोखी बिगाड़ी तो आखिरकार वो गहरा सांस भरते उठ खड़े हुए। मिनाल ने फौरन से बेशतर विकेट बिनाई और दुपट्टा बांधकर उनके आगे जमकर खड़े हो गए। आप बॉलिंग करेंगे, मैं बैटिंग, और अगर मैं जीत गई तो आज आप मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे। उसकी आंखों में शरारत भड़की, जबकि उन्होंने बेबसी से आसमान की तरफ देखा, जहां वो बैठे खालिक से शिकायत कर रहे हो, जैसे कि ये कैसी आफत की पड़काला उनके हिस्से में आई है। सर दाएं बाएं हिलाते गेंद संभाल कर वो अपनी जगह पर इस्तादा हो गए। चलिए दादा जान, जल्दी बॉलिंग करें, वरना मैं आपको वॉक ओवर दे दूंगी। उसने हार मानने वाले अंदाज में सर हिलाया और जरा सा पीछे खिसक गए। अच्छा भाई, देखते हैं तुम कितनी बड़ी क्रिकेटर हो, वो आंखें सुकेर कर बोले, और मिनाल दाएं जाने झुकी, बल्ला जमीन से टिकाया और महवियत से आंखें दादाजान के हाथों पर रक्स करती गेंद पर लगा दी। अख्तर साहब ने गेंद फेंकी तो मिनाल ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। तक की आवाज से गेंद उड़ी और जोर से जाकर दीवार से टकराई। चौका। मिनाल दोनों हाथ उठाकर चिल्लाए और खुशी से उछलने लगी। अख्तर साहब मुस्कुरा दिए, मगर अगली लम्हे उन्होंने गेंद उठाकर तेजी से विकेट की तरफ फेंकी। मिसाल इस अफ्ताब के लिए तैयार नहीं थी। गेंद विकेट से टकराई तो दादा जान ने फातिहाना अंदाज में ऐलान किया, आउट। ताहम मिनाल ने चौंक कर गिरी हुई विकेट को देखा और फिर उन्हें घूरा, जो बूढ़े होकर भी खासे शातिर मिजाज थे, कि नौबाल थी। उसने फौरन हाथ कमर पर रखे, आंखें तनकी और इत्तेजाजी लहजे में बोली, लेकिन मैंने नो बॉल नहीं की। तुम चौका लगने की खुशी में इतना उछल रही थी कि पास से गुजरी गेंद नजर नहीं आई। अब मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, ये चीटिंग है, मान ले आपने नो बॉल की थी। उसे जिद्दी अंदाज में पाँव जमीन पर पटका, और अगर नहीं माने ना तो मैं दादी जान को बता दूंगी कि आपने सुबह 2 लड्डू खाए थे। वो धमकियों पर उतरी तो ये सुनकर उनके चेहरे पर घबराहट से आ गई। अरे अरे, ठीक है, नो बॉल थी। वो फौरन हथियार डालते हुए बोले, शुगर के मरीज होने के सबब उनकी अहलिया रुखसार बेगम और बाकी सब ने उनके लिए मीठा खाने पर पाबंदी आयद कर रखी थी, मगर मिनाल से पार्टनरशिप होने की वजह से वो कभी कभार
اس کے ہاتھوں میدے کو کچھ ذائقہ مٹھائیوں کے درشن کروا دیا کرتی تھی۔ انہیں لائن پر آتے دیکھ منال کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک اٹھی اور وہ خوشی سے کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ بس ایسے ہی کئی دھمکیاں دے کر وہ گھر کے تمام مکینوں سے اپنے مطلب نکلوا لیا کرتی تھی۔ صحن میں ایک بار پھر دادا جان اور ان کی پوتی کے مابین کرکٹ میچ شروع ہو گیا، جس کے شور سے گھر کے بقیہ افراد بھی کچھ دیر بعد جاگنے والے تھے۔ اختر صاحب اور ان کی زوجہ رخسار بیگم کے 3 بچے تھے، علی، وسیع اور زلیخا۔ یہ تینوں شادی شدہ تھے۔ علی سب سے بڑا تھا، جس کی بیٹی منال تھی۔ وسیع کا ایک ہی بیٹا تھا، جس کا نام عدیل تھا اور وہ ابھی 11 سال کا تھا، جبکہ زلیخا کے ہاں بھی بیٹا تھا جس کا نام حمدان تھا اور وہ 5 سال کا تھا۔ زلیخا کا شوہر ملک کے باہر کسی اچھی کمپنی میں 3 سال کے ویزے پر گیا ہوا تھا، اور سسرال میں چونکہ محض شادی شدہ نندے ہی تھی تو زلیخا نے تنہا رہنے کے بجائے میکے میں ہی قیام مناسب سمجھا، اس لیے وہ آج کل اختر ہاؤس میں پناہ گزین تھی۔ گھر میں بچوں کی وجہ سے خوب رونق دکھتی تھی، لیکن منال کی بات الگ ہی تھی۔ ایک تو ان کے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی، دوسرا وہ لا ابالی اور الہڑ دوشیزہ تھے، جو 22 سال ہونے کے باوجود ایسی حرکت کرتی تھی جیسے کوئی چھوٹی بچی۔ اختر ہاؤس میں گونجتی اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی اور شور شرابہ گویا زندگی کی علامت تھا۔ اسی ہنسی کے پیچھے چھپی منال علی کی پوری شخصیت، یعنی شوق، چنچل، منہ پھٹ اور بے حد لاڈلی، اور شاید اسی لیے سب کی آنکھوں کا تارا بھی تھی۔ اس کے نخرے بڑے لاڈ سے اٹھائے جاتے تھے، وہ سب کی چہیتی تھی۔ البتہ اس کی انکھیلیوں اور شرارتوں کی ایک لمبی فہرست تھی جس میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا تھا۔ وہ دادا جان کے ساتھ ان کی بزرگی کا لحاظ کیے بغیر کرکٹ کھیلتی اور چاچا جان یعنی کہ وسیع صاحب کے ساتھ کیرم یا لوڈو کی گیم لگاتے۔ اس کے علاوہ اپنے باپ علی صاحب کے ساتھ بھی اس کی خوب بنتی تھی، اس لیے ان کے ساتھ اکثر سیر سپاٹوں کو نکل جاتی تھی۔ چچی جان کی کچن سے چیزیں اڑانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اگر کچھ غائب ہوتا تو وہ خود ہی سمجھ جاتی کہ یقیناً منال کا کام ہوگا۔ اس کے علاوہ عدیل کی چیزیں میدے میں اتارنے سے ذرا نہ کتراتی تھی، اور اس تمام کاروائی کے بعد دادی جان اس کی سب سے بڑی پناہ گاہ سی۔ وہ کوئی بھی کارنامہ سر انجام دیتی تو اپنی ماں راشتہ بیگم کی سلواتوں سے بچنے کے لیے ان کی گود میں آ چپتی۔ اس کے علاوہ اسے ان کی یاد تب آتی جب تیل لگوانا ہوتا۔ بچپن سے ہی رخسار بیگم اس کی سر پر تیل کی مالش کرتی آئی تھی، اور اب اسے عادت ہو گئی تھی۔ راشتہ بیگم ٹوکتی تو وہ جھوٹ بول دیتی کہ سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے لگوایا۔ دادی جان، سر میں درد ہو رہا ہے؟ وہ اکثر شام کے وقت ڈرامائی انداز میں سر پکڑ کر ان کے کمرے میں داخل ہوتی۔ دادی جان اینک کے اوپر سے دیکھتی اور جان جاتی کہ درد کم اور لاڈ زیادہ ہے۔ آؤ ادھر، وہ مسکراتے ہوئے کہتی تو منال فوراً ان کی گود میں سر رکھ دیتی۔ اگلے لمحے دادی جان اس کے بالوں میں تیل لگا کر آہستہ آہستہ مالش کرنے لگتی، اور وہ آنکھیں بند کر ایسے سکون سے لیٹ جاتی جیسے دنیا کی سب سے بڑی تھکن اسی کو۔ میں سمجھتی تھی کہ پوتی جوان ہوگی تو میری خدمت کرے گی، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے مصنوعی تنفر سے کہتی تو منال کے لبوں پر دل فریب سے مسکراہٹ دوڑ جاتے۔ منال کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی اور اب اسے جاب کرنا تھی۔ 1-2 کمپنیز میں اس نے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک کہیں سے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ البتہ دادا نے بھی اسے جاب کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ اختر ہاؤس کی صبح عام دنوں سے کہیں زیادہ ہنگامہ خیز تھے۔ ابھی سورج اپنی پوری طرح سے نکلا بھی نہیں تھا کہ پورے گھر میں ایک ہی آواز بار بار گونج رہی تھی، یہ دیر ہو رہی ہے۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پر ٹانگ چڑھائے منال علی ایک ہاتھ سے موبائل سکرول کر رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو بے دلی سے سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ ضرور تھی، مگر اس گھبراہٹ میں وہی مانوس سی شرارت چلک رہی تھی۔ کچن سے برتنوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، جہاں راجدہ بیگم ناشتہ بنا رہی تھی۔ امی، میں لیٹ ہو رہی ہوں، اس نے ایک بار پھر قدرے اونچی آواز میں اعلان کیا، اور صوفے پہ بیٹھے بیٹھے گردن گھما کر کچن کی طرف دیکھا، جیسے صرف آواز دینے سے اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ مسلسل انہیں ہی پکارے جا رہی تھی، مگر مجال ہے جو خود ہل کر کوئی کام بھی کرے۔ اسی لمحے رخسار بیگم اپنے کمرے سے باہر آئی۔ ان کے ہاتھ میں لکڑی کا کنگا تھا، اور یقیناً اس کی صلواتیں سن کر ہی لائی تھی کہ محترمہ کے بال سمیٹنے کی زیادہ تر ذمہ داری تو انہی کے کندھوں پر تھی۔ چہرے پر وہی مانوس سی شفقت لیے اس کے پاس آ بیٹھا۔ ہائے ہائے، اتنی دیر ہو گئی اور بیگم ابھی تک صوفے پر تشریف فرمائے۔ انہوں نے کنگا اس کے ہاتھ میں تھمایا تو منال نے فوراً منہ بنا کر کنگے کو دیکھا اور پھر دادی کو۔ دادی جان،
میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ بال خود بنانا میرے بس کی بات نہیں۔ وہ مظلومیت سے بولی اور اگلے لمحے بلا جھجک صوفے پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پلیز آپ ہی بنا دینا۔ اور انہیں معلوم تھا کہ یہی ہونے والا ہے، اس لیے وہ بے اختیار مسکرا کر سر ہلایا اور اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اللہ جانے منال تم کب بڑی ہوگی۔ وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے پڑپڑائی۔ اسی دوران اس کی پپو زلیخا بھی اسی طرف آئی۔ ان کے ہاتھ میں ہلکے آسمانی رنگ کا سوٹ تھا جو انہوں نے منال کے سامنے لہرایا۔ دیکھو منال، مجھے تو تمہاری وارڈروب میں ہی کچھ قابل قبول سوٹ ملا ہے، آفس کے پہلے دن کے لیے ٹھیک رہے گا نا؟ انہوں نے مسکرا کر بھویں چکائی تو منال بھی سوٹ کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہنستی۔ تھینک یو پپو، اگر آپ نہ ہوتی نا تو میں شاید آج بھی اسکول کی یونیفارم میں ہی آفس جاتی۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا تو زلیخا بیگم کے لبوں پر بھی ہنسی آ گئی۔ ہاں ہاں، تم سے تو یہی امید ہے۔ راشدہ بیگم نے آلو کے پراٹھے اور مکھن اور آملیٹ سے سجا ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کڑ کر کہا، اپنا کام خود کرنا سیکھو۔ انہوں نے نصیحت کی ہی تھی کہ رفت بیگم ہاتھ میں اس کا بیگ لیے اس سمت چلی آئے۔ میں نے تمہاری سی وی اس میں رکھ دی ہے منال، پھر بھی دیکھ لینا کچھ رہ نہ گیا ہو۔ انہوں نے عجلت بڑے انداز میں کہا اور اس کے ساتھ رکھا تو راشدہ بیگم سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ رخسار بیگم نے اس کے بال اونچی پونی میں مقید کر کے چھوڑ دیے۔ بہت بہت شکریہ چاچی، آپ دنیا کی سب سے اچھی چچی ہیں۔ وہ خوش آمدی انداز میں بولی تو رفت بیگم چھین گئی۔ منال میری بات سنو۔ راشدہ بیگم کو اس پر غصہ آیا تو اس کے لہجے میں اچانک سنجیدگی آ گئی۔ منال پراٹھے کے نمارے چباتے انہیں دیکھنے لگی۔ سیریس ہو جاؤ، زندگی میں سنجیدہ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اپنا کام خود کر سکے۔ انہوں نے ہلکے مگر واضح لہجے میں سمجھایا تو منال نے چبایا ہوا لقمہ نگلتے ہوئے چند لمحے انہیں غور سے دیکھا، پھر بڑی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے امی، وہ متفق ہوتی ہوئی بولی تو اس کی ماں کے چہرے پر امید کی ہلکی سی جھلک ابھری تھی کہ اگلے ہی پل منال نے مکمل اطمینان سے بات مکمل کی جو اس کے حلق میں کڑواہٹ گول گئی تھی۔ لیکن پھر گھر والے کس دن کام آئیں گے؟ چند لمحوں کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، پھر رخسار بیگم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ زلیخا بیگم نے فوراً اپنا منہ دوپٹے سے چھپا لیا تاکہ ہنسی ظاہر نہ، اور اس کی ماں نے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا اللہ اس لڑکی کو عقل دے دے۔ انہوں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دہائی دی، امی عقل ہو یا نہ ہو محبت تو سب کی ہی ہے نا میرے ساتھ۔ منال نے بے فکری سے کندھے کر شوخی سے مسکائی، اور سچ یہی تھا۔ اختر ہاؤس میں اگر کوئی سب سے زیادہ لاڈلی تھی تو منال علی ہی تھی۔ اس کی بے تکی منطقیں، شوخ حرکتیں اور بے فکر انداز سب کو تنگ بھی کرتی تھی، مگر اس قدر سے محبت بھی سب کرتے تھے۔ جہاں جا رہی ہوں نا وہاں نہ کوئی تم سے محبت کرنے والا ہے، نہ ہی کوئی نوکر جو تمہارے سارے کام کرے گا۔ انہوں نے ڈرانا چاہا تو منال کی آنکھیں کھل گئی۔ زلیخا وہیں پہ ہی ٹک گئی اور رخسار بیگم بھی صوفے پر آ کر بیٹھی، جبکہ رفت بیگم کو عدیل کی آوازوں نے اپنے پورشن میں کھینچ لی۔ ہائے اللہ امی ڈرائی تو نہ پلیز۔ اس نے جھرجھری لے کر جلدی سے آخری نوالا نکلا اور اٹھ کھڑی، دھیان سے جانا اور کوئی شرارت مت کرنا وہاں۔ ایک آخری نصیحت کرتے انہوں نے منال کو دیکھا تو وہ پیشانی پر بل ڈال گئی۔ دیکھ لیں دادی، آپ کی بہو خواہ میری ساس بن رہی ہے اور آپ ہیں کہ چپ چاپ دیکھ رہی ہیں۔ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی وہ بولی تو زلیخا بیگم کا شوق کہکا گونجا۔ ان کا منہ گویا یوں تھا جیسے بیچاری پتہ نہیں کتنی صدیوں سے یہ ظلم برداشت کر رہی۔ کیوں راشدہ، بچے کو ستایا مت کرو، جان بستی ہے میری اس وقت۔ انہوں نے مان سے کہا تو منال ان سے لپٹ گئی۔ بھئی یہی دن ہے کھیلنے کودنے کے، بیاہ کے بعد تو نصیحتوں کے کھیل شروع ہو جاتے ہیں۔ زلیخا بیگم نے بڑی گہری بات کی تو منال دادی سے الگ ہو کر ان سے ملی۔ اللہ پاک نصیب اچھے کرے میری بچی کے۔ انہوں نے صدقے دل سے دعا کی اور اس کا ماتھا چوم لیا، اور منال نے محبت سے پھپھو کو دیکھا اور پھر ماں کے گلے لگنے کے بعد دادا جان کے کمرے کی جانے پڑ گئی۔ ان سے مل کر ڈھیروں دعائیں لینے کے بعد وہ باہر نکلنے لگی تو سب اسے گیٹ تک چھوڑنے آئے، یوں جیسے وہ رخصت ہو کر جا رہی ہے۔ منال نے گاڑی کی طرف بڑھتے اچانک پلٹ کر سب کو دیکھا۔ وسیع صاحب اسی وقت باہر آئے تھے اور منال کو دیکھتے خود بخود ان کے ہونٹوں پر مسکان سج گئی۔ ابھی کل ہی تو وہ پیدا ہوئی تھی اور آج اتنی بڑی ہوگی کہ اپنا کمانے جا رہی تھی۔ منال نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر شوخ انداز میں کہا، اوکے چچا جان، میں چلتی ہوں، آج آفس میں میری پہلی انٹری ہے، دعا کریں کہ وہ لوگ مجھے برداشت کریں۔
ये कहकर वो कहका लगाती गाड़ी में बैठ गई और वो सब भी हंसते रुके। खुदा हाफिज का शोर उठा और अली साहब ने गाड़ी चला दी। वो शीशों से ढकी हुई एक बुलंद वाला बिल्डिंग थी, जिसके अंदर दाखिल होते ठंडी हवा और मखसूस कदमों की चाप और एक अजीब सा संजीदा माहौल पैदा कर रही थी। हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ तेजी से इधर से उधर जा रहा था और इसी संजीदा माहौल के बीच एक हल्की सी घबराहट और बेतरतीबी के साथ मिनाल अली भी दाखिल हुई। कंधे से पर्स लटकाए वो तेजी से राहदारी में आगे बढ़ रही थी। नजरें कभी दीवार पर लगे बोर्ड्स पर जाती तो कभी मिनाल की मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां वो बार बार वक्त देख रही थी। 9:38 हो रहे हैं। या अल्लाह, पहले ही दिन लेट हो गई। वो जेर लब बुड़बुड़ाई और चाल मजीद तेज कर दी। उसी जल्दी में उसने झुके सर के साथ सामने आते शख्स पर बिल्कुल तवज्जो न थी और अगले ही लम्हे दब की आवाज आई और उसका सर बहुत बुरी तरह से उस शख्स के सीने में साबत जा बजा और मोबाइल भी जमीन बूस हो गया। उसने जल्दी से खुद को संभाला, मगर रूबरू खड़ा शख्स चंद कदम पीछे हटकर रुक गया। वो एक लंबा, वजिया और हद दर्जा संजीदा मर्द था। स्याह सूट में मलबूस, चेहरे पर सख्त तासुरात और हाथ में मोबाइल, जिस पर वो किसी से बात कर रहा था, मगर टकराने की वजह से उसकी बात दरमियान में ही रह गई थी। उसने फोन कान से हटाया और सर्द घूरती हुई नजरें उठाकर मिनाल को देखा। वो निगाहें इतनी ठंडी और काटदार थी कि आम आदमी फौरन ही माजरत कर लेता, मगर मिनाल अली आम कब थी? उसने पहले अपने दुपट्टे को संभाला, फिर जमीन से मोबाइल उठाकर देखा और उसकी स्क्रीन पूरी तरह से टूट गई थी। उसे यकलख सदमा हुआ और फिर वो भवें सुकेड़ कर मुकाबल खड़े शख्स को घूरने लगी। आपको चलना नहीं आता क्या? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। इतना लंबा कद लेकर अगर सामने देख कर नहीं चल सकते तो फिर ऑफिस में बोर्ड लगा दे कि लोग रास्ता बदल लें। उसके लहजे में वही मानूस सी बेबाकी थी। उस शख्स के चेहरे के तासुरात सख्त से सख्तर हो गए। उसने आहिस्ता से मोबाइल की स्क्रीन को देखा और फिर कॉल का बटन दबाकर फोन बंद किया और पूरी तरह से मिनाल की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि सामने कोई आ रहा है? उसकी आवाज गहरी और खफीफ सी सख्ती लिए हुई थी। मिनाल ने फौरन गर्दन झटकी। ज्यादा ना मेरे मुंह को मत आए, समझे? 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें इस ऑफिस से निकालने में। यहाँ के जो बॉस है ना, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मंगेतर है, जान छिड़कते हैं मुझ पर। अभी उनसे शिकायत लगाऊंगी ना तो सारी अक्कड़ नाक के रास्ते निकल जाएगी। चलो रास्ता नापो अपना, न जाने कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा कर। वो इंतहाई डिठाई से गलत बयानी करती उसके गुस्से का ग्राफ पर आ गई थी। अच्छा, तो यानी ये ऑफिस तुम्हारे मंगेतर का है? वो हैरानी से इस्तफार करने लगा। बिल्कुल, उसका एतमाद काबिल दीद था और इसका मतलब है कि तुम किसी से भी टकराओगी और किसी को भी खड़ी खड़ी सुनोगी। वो मोबाइल जेब में उड़ता जिराह पर उतर आया। सब लोग आसपास जमा होने लगे और तमाशाई की तरह आंखें फाड़े उन दोनों को देखने लगे। ओ प्लीज, तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? एक टक्कर ही तो लगी है, कोई जलजला तो नहीं आ गया? वो चिढ़ गई। अरे जरानी के गले की गिल्टी डूब कर हो गई। उसने एक सख्त निगाह आसपास इकट्ठे होने वालों पर डाली। सर्कस हो रहा है क्या यहाँ? उस एक दहाड़ पर गोया सब में बिचलियां बढ़ के वो अपनी अपनी निशिस्तों पर जा बैठे, जबकि मिनाल मुसलसल बुड़बुड़ाती राहदारी से गुजरती गायब हो गई। खड़ूस कहीं का। जाते हुए नाक सुकेर कर उसे बेहतरीन लकब से नवाजना नहीं भूली थी और रेज दरानी किसी बदमजगी से बचने की खातिर मुट्ठियां बेचता तने हुए असाब के साथ अपना जब्त आजमाता आगे बढ़ गया। उसे अपनी सीट और दीगर काम की मालूमात मैनेजर से ले रही थी और चंद ही मिनट बाद वो अपने मेज पर बैठकर बेपरवाही से इधर उधर देख रही थी तो उसके साथ बैठी लड़की ने सरगोशी में पूछा, तुम मिनाल अली हो ना? उसके सवाल पर मुस्कुराई। हाँ, आज पहला दिन है, उसने डेस्क से फाइलें उठाते हुए बताया और फिर उसकी नज़र सामने से गुजरते अरेज दुरानी पर पड़ी, जो कि नहायत वक्कार और संजीदगी से चलता जा रहा था, मगर उसकी नज़र मिनाल पर पड़ी तो एकदम चौंका और फिर चेहरे पर नागवारियत सजाता केबिन में चला गया। मिनाल ने भी उसे देखते ही नाक पूछ चढ़ाकर अपना काम शुरू करना चाहा, लेकिन अभी फाइल खोल ही रही थी कि सामने केबिन की तरफ इशारा करते उस लड़की ने कहा कि जो भी अंदर गए ना। मिनाल ने सर उठाकर उसे देखा। दरवाज़ा बंद हो रहा था। अरेज दरानी अंदर जा चुका था। वो हमारे बॉस है, अरेज दरानी, इस बॉब कट बालों वाली लड़की ने आहिस्ते से कहकर उसकी समातों में सूख लूंगा। चंदमो के लिए मिनाल बिल्कुल साकित रह गई। उसके हाथ से फाइल मेज पर गिर पड़ी। क्या? वो बमुश्किल बोली, वही जिनसे तुम अभी राहदारी में लड़ रही थी। लड़की के लबों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन मिनाल के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं। फिर अचानक हायल्ला कहती वो दोनों हाथ सर पर रख गई और तकरीबन चीख उठी।
मिस मिनाल, आपको अंदर सर बुला रहे हैं। मैनेजर ने आकर उसकी रूह खींचना चाही तो मिनाल की आंखों में आंसू भर आए। मेरी नौकरी गई लगता। वो सिसकी और फिर अगले ही लम्हे उसने बकायदा रोना शुरू कर दिया। वो भी ऐसा कि पूरा ऑफिस चौंक गया। सब मुंह उठाकर उसे दोशीजा को देखने लगे जो कि ऊंचा ऊंचा रो रही थी। और मैनेजर भी हक्का बक्का था कि ऐसी कौन सी इफ्तार आन पड़ी उस पर कि वो यूं रोई जा रही थी। मैंने पहले दिन लड़ाई कर ली बॉस से, वो जोर जोर से रोते हुए कह रही थी। उसी वक्त ऑफिस का दरवाजा खुला और अरेज दुरानी बाहर निकला। वो गालिबन उसकी दहाड़े सुनकर ही आया था। उसे पेशानी पर हाथ रखा। ये क्या तमाशा है? वो झिंझलाकर इस्तफहामिया लहजे में बोला। लेकिन सामने नजरें जब मिनाल पर पड़ी तो वो मजीद हैरान हो गया। वो लड़की जो कुछ देर पहले उससे पूरी बेबाकी से बहस कर रही थी अब मेज पर झुकी ऐसे रो रही थी जैसे उस पर कोई क़यामत टूट पड़ेगी। चंद कदम चलकर उसके करीब आया ताकि इस मीलू डराने को किस मुंतकी इंजाम तक पहुंचा सके। अलबत्ता मिनाल ने जैसे उसे देखा उसके आंसू में तेजी आ गई। जॉब करना उसका जुनून था, लेकिन दादाजान उस बात की खिलाफ थे। मिनाल की जिद ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और फिर उन्होंने इस ऑफिस में नौकरी करने की इजाज़त भी इसीलिए दी थी कि उनके किसी जानने वाले के बेटे का ऑफिस था। अगर ये असामी हाथ से निकल जाती तो सारी जिंदगी के लिए उसे घर बैठना पड़ता और फिर उसकी शादी हो जाती, जबकि वो भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसे पहले अपने पैरों पे खड़े होना था, कुछ करना था, उसके बाद इस बारे में सोचना था। जो भी था, लेकिन मिनाल अली कम अज कम अपने मुस्तकबिल के बारे में खासी संजीदा थी। लेकिन यहाँ तो उसने पैरों पर खड़े होने से पहले ही खुद अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार ली थी। तो अब वो सर न पटकती तो और क्या करती। अरेज दौरानी उसे जहरखान निगाहों से घूरने लगा। सर, वो हिचकियों के दरमियान बोली, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। वो आंसू बहाते हुए मुल्तजी हुई। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मैं बहुत गरीब हूँ सर, मेरे साथ ऐसा जुल्म करे। अरेज दुरानी के बोलने से कबल ही वो शुरू हो चुकी थी और चंद में बेजारियत से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर हैरत और झंझलाहट दोनों मौजूद थे। मेरे केबिन में आओ फौरन। सब लोग अपने अपने कामों में मगन थे, मगर फिर भी वो सख्ती से कहता सब पर निगाह डालकर अंदर चला गया। मिनाल अली अपनी जगह से उठी और अपना वजूद घसीटते हुए अंदर चले गए। ठंडे ठार कमरे में भी उसका दम घुटने लगा। अरेज दुरानी की बासर शख्सियत और उसकी कलून की महक में न जाने क्यों दिल डोल रहा था। ये हालत पहले कभी ना हुई थी। मैंने सुना है कि ऑफिस आपके फियांसी का। इससे पहले कि उस सीट पर बैठते उसने तंज का तीर छोड़ा। सर, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। वो जल्दी से घूम कर आई और उसके पैर पकड़ने लगी। अरेज दुरानी बदक कर चेयर्स में दूर हुआ। बिहेव मिस मिनाल, गुस्साती से गोया हो। मुझे ऐसे नॉन सीरियस और बचकाना हरकतें करने वाले एम्प्लॉयज़ की कतई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकती है। वो दरिश्ती से बोला और पेशानी पर अनगिनत लकीरों का जाल बिछा हुआ था। ये जुल्म ना करे सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, बस ऊपर से ही बच्ची नजर आती हूँ, अंदर से तो एक बड़ी लड़की हूँ ना। उसकी बात पर अरेज का दिमाग खौल उठा। गालिबन आपको बोलने की तमीज़ भी नहीं है। उसे फौरन टोका। सॉरी सर, कभी कभी मुंह से निकल जाता है। अब कुछ नहीं करूँगी, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूँगी, बस मुझे यहाँ से मत निकालें। वो हाथ जोड़कर दरख्वास्त करने लगी तो अरेज दुरानी को चुप लग गई। उसकी सिसकियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे बेजारी से आंखें बंद की, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा। मिनाल फौरन से सीधी हुई। सिसकियाँ रुक गई। आज से तुम मेरी सेक्रेटरी हो, इसलिए यहाँ मेरे कमरे में तुम्हारी टेबल लगेगी। 24 घंटे मेरी नज़रों के सामने होगी। अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो फौरन निकाल दूंगा। उसे वार्न किया तो वो आंसू पूंछ कर हंस दी। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अरेज ने उसे हैरानी से देखा कि अभी वो रोकर मर रही थी और अभी हंसना शुरू कर दिया। क्या चीज थी ये लड़की। ऑफिस की दियोकल खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी और मेजों पर पड़ी फाइलों पर हल्की सी चमक भी खेल रही थी। पूरे फ्लोर पर एक संजीदा सा सुकूत था। लोग कंप्यूटर स्क्रीनों पर नजरें जमाए अपने काम में मसरूफ थे और इसी संजीदा माहौल के बीचों बीच अरेज दरानी के केबिन में एक अजीब सी आजमाइश जारी थी। सर, ये फाइल इधर रखूं या उधर रखूं? मिनाल ने मेज के दोनों किनारों की तरफ बारी बारी उंगली करते हुए पूछा, जबकि दोनों तरफ ही फाइलों का ढेर पड़ा था। अरेज दुरानी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुका कुछ पढ़ रहा था। उसकी पेशानी पर हल्की सी शिकन उठी, मगर उसने नजरें नहीं उठाई। जहां मुनासिब लगी ना, रख दो, उसने मुख्तसर से जवाब दिया। और मिनाल ने फौरन नाक झुकेड़ी। मुनासिब तो दोनों जगह लग रही है सर, इसीलिए पूछ रही हूँ।
फजूल गोई वो पूरी संजीदगी से कर रही थी। अरेज ने गहरा सांस लिया और नजरें उठाकर उसे देखा। यहाँ रख दो, उसने कमाल जब्त से कहा और दाएं जाने इशारा किया। ओके सर। मिशाल ने सर हिलाकर फाइल को रखने के बाद वहीं खड़ी रही और चंद लम्हे गुजरे तो अरेज दोबारा काम में मसरूफ हो गया। फिर वो अचानक बोली, सर। अरेज की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। अब क्या है? उसकी आवाज से आंखें बंद की वो बमुश्किल तहम्मुल से बोला, ये जो पेन रखा है ना। उसे मेज में से पेन उठाकर देखा। ये आपका है या कंपनी का? अरेज ने बेयकीनी से उसे देखा कि जैसे इस सवाल की तोका नहीं थी। उसे बहुत अहम फाइल पढ़ रहा था, मगर दरमियान में उसकी बेतुकी बात ने उसकी महफियत तोड़ दी थी। क्या फर्क पड़ता है? उसे कदरे खुश्क लहजे में कहा। मिनाल ने कंधे झुकाए। अगर कंपनी का है तो मैं भी एक ले लूं? वो बड़ी संजीदगी से बोली, ले ले। वो आहिस्ता से कहता वापस अपने काम में मगन हो गया। सर, चाय पियेंगे? मिनाल ने मासूमियत से पूछा। अरेज दरानी ने चौंक कर उसे देखा और फिर घड़ी की तरफ निगाह डाली और स्पार्ट लहजे में बोला, अभी लंच टाइम नहीं हुआ, जब होगा तो पी लूंगा। हाँ, मिनाल ने सर हिलाया। ओ, तो फिर मैं भी पी लूं? उसके इस सवाल पर अरेज ने दांत पीसे जैसे अपने सब्र का आखिरी दर्जा आजमा रहा। मिस मिनाल। वो फौरन सीधी होकर खड़ी हुई। जी सर। ताबेदारी दिखाई गई। क्या आप 2 मिनट खामोश नहीं रह सकती? आवाज में वाज़ेह सख्ती थी और फौरन संजीदा हो गई। उसे पल के झिपकाए, फिर दोनों हाथ उठाकर हथियार डालने वाले अंदाज में बोली, सॉरी सर। और अगले लम्हे वो आहिस्ता से मुंह दूसरी तरफ किए बुड़बुड़ाते, खड़ूस के इनका। उसे बहुत धीमी आवाज में कहा, फिर होठ नीच गई। आप यहाँ जॉब करने आई हैं या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने? वो मसरूफियत होने के बावजूद उसकी बुड़बुड़ाहट से डिस्टर्ब हुआ था। मिनाल ने होंठ दबाए। सर, दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं इसे। वो ना समझी में उल्टा जवाब दे गई थी। अरेज ने कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया। या अल्लाह। वो जेरे लब बुड़बुड़ाए, दुआ करे ना कि मैं अच्छी एम्प्लॉय बन जाऊं। वो मुस्कुराई। तुम खामोश रहना सीखोगी तो यकीनन अच्छी एम्प्लॉय बन जाओगी। उसके सर पर हल्का हल्का दर्द महसूस हो गया था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही सुस्त नजर आता था। खुद तो हर वक्त मुंह पर ताला लगाए खड़ूस बने रहते हैं और चाहते हैं कि सारे वर्कर भी ऐसे ही हो जाए। उसने कुड़कर कहा, आवाज बुड़बुड़ाहट से ज्यादा ना थे। बिस्मिनाल से पुकारा। जी सर। मसनूई जबरदस्ती मुस्कुराहट। गेट आउट। नजरें लैपटॉप पर जमाए इंतहाई सबक अमेज लहजे में कहा तो फौरन गुस्से से सुर्ख होती बाहर निकल गई। मीटिंग का वक्त हो गया था। कॉन्फ्रेंस रूम में तमाम एम्प्लॉय जमा थे। बड़ी मेज के गिर्द सब संजीदगी से बैठे हुए थे। अरेज दुरानी मेज के सिरे पर बैठा था और सबकी रिपोर्ट सुन रहा था। एक एक करके सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। इन सब में मिनाल भी एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे भी कुछ बोलने का बेहद शौक। वो बार बार कुछ कहने की चाह में लब खोलती और फिर बीच लेती। आखिरकार वो खुद को रोक न सकी। सर, मैं से बोलना शुरू किया था कि अरेज ने फौरन हाथ उठा दिया। मिस मिनाल, आप खामोश रहे। पूरे कमरे में हल्की सी खुसर पुसर हुई। मिनाल की आंखें फैल गई। लेकिन सर, वो कुछ कहना चाहती थी कि अरेज दुरानी ने कुर्सी से टेक लगाते इंतहाई सुकून से तबसरा किया। आपने बोलना शुरू किया तो आपको चुप करवाना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात पर चंद लोग अपनी हंसी मुश्किल से रोकने लगे, जबकि उसका चेहरा हद तक के एहसास से लाल हो गया। उसे होंठ नीचे और झिंझलाकर कुर्सी से टेक लगाई। आंखों में वाजिया चिढ़ थी। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ा रही थी, बड़ा आया मुझे चुप करवाने वाला। उसे जेरे लब कहा, मगर अरेज दुरानी की नजरें उस पर पड़ चुकी थी। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट उभरी जो शायद बहुत कम लोग देख पाए थे। और इसी लम्हे मनाल को उस खड़ूस बॉस से शदीद नफरत सी होने लगी। वो खुद को इस काबिल बना रही थी कि बाकी सबकी तरह एक बेहतरीन एम्प्लॉय के तौर पर काम कर सके, लेकिन अरेज दरानी के होते ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता था। वो अंदर ही अंदर खुलस कर रह गई। अरेज दरानी उसके चेहरे पर उमड़ने वाले जज्बाती रंगों से न जाने क्यों महफूज हुआ था। मिनाल अली घर पहुंची तो खिलाफे मामूल तपी हुई थी। अरेज दरानी आखिर खुद को समझता क्या था? अख्तर साहब के सवाल पर उसने आज की रवादार कह सुनाई, जिसे सुनकर उनकी हिम्मत बंधाई और समझाया कि वो अपना काम, अपना दिल बुरा न करे। यकीनन वो एक रोज न जाने कौन सी काबिलियत से अरेज दुरानी की नज़रों में अपना मुकाम बना लेगी। लिहाजा वो भी अपना मूड खराब करने के बजाय मुतमईन हो गई थी। उस रोज ऑफिस के फ्लोर पर हस्बे मामूल काम जारी था। कंप्यूटर कीबोर्ड की हल्की हल्की आवाजें, फोन की घंटियां और लोगों की दबी दबी गुफ्तगू माहौल को मसरूफ बनाए हुए थी। मगर इस सब के दरमियान
ایک میز ایسی بھی تھی جہاں سے دبے دبے کہکے سنائی دے رہے تھے، اور وہ میز تھی منال علی کی، جو اس وقت اپنی کرسی پر پرجمان بیٹھے 2 کلیگز کو عریض دورانی کی نقل اتار کر دکھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بڑے ہی بے ڈنگے انداز میں ہوا میں لہرا رہے تھے اور چہرے کے تاثرات ایسے بدل رہے تھے جیسے پورا منظر دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہی، پھر وہ اسے ایسے گھور رہے تھے اس لیے آنکھیں سکیر کر بالکل عریض دورانی جیسا سخت چہرہ بنایا اور جبڑے بیچ کر دکھائے تو ان کی کہہ گونج اٹھے اور کہتے ہیں مس منال، کیا آپ 2 منٹ خاموش نہیں رہ سکتی؟ باری آواز میں وہ بالکل عریض دورانی کے انداز میں بولی۔ اس کے ساتھ ہی سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ منال بھی زور سے ہنس پڑا۔ وہ دونوں کولیگز مرد جو فارغ اوقات میں اس کے آس پاس منڈلاتے تھے، کم عمر لیکن کچھ عاشقانہ مزاج کے حامل۔ وہ دونوں منال علی کی بے ساختہ طبیعت کے پجاری تھے، اس لیے اکثر اس کے ساتھ لنچ کرتے اور اس دوران ہنسی مذاق اور ہلہ گلہ عام بات تھی۔ عریض دورانی پہلے بھی یہ سب دیکھ چکا تھا اور اسے منال جیسی جوان جہان اور خوبصورت لڑکی کا یوں بے باکی سے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ بھی دروازے کے قریب کھڑا خاموشی سے ان سب کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو چکی تھی، کاٹ دار نظریں سیدھی منال پر جمی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے پکارا، مس منال۔ یہ آواز اتنی ٹھنڈی اور سنجیدہ تھی کہ سب کی ہنسی فوراً رک گئی۔ منال چونک کر سیدھی اور مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ عریض دورانی وہاں کھڑا تھا، بازو سینے پر باندھے اور سخت نگاہیں لیے۔ وہ دونوں لڑکے اس کا سخت لہجہ محسوس کرتے واپس اپنی نشستوں پر چلے آئے تھے۔ میرے کیبن میں آئے فوراً۔ عریض دورانی نے دانت پیس کر کار واپس پلٹ گیا۔ منال نے چند لمحے خالی نظروں سے اس دروازے کو دیکھا اور پھر کندھے جھکا اٹھ کر کیبن کی جانب چل دی۔ عریض دورانی میز کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میز کے کنارے پر ٹکے تھے اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اور منال دروازے پر ٹھہر گئی۔ سر، آپ نے بلایا؟ دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ساری بات سن چکا ہو اور دل ہی دل میں وہ خود کو کوسنے لگی۔ عریض دورانی نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ناراضگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آئے مس منال، بیٹھے۔ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں کہ وہ ایک دم بے چین سی ہو گئی، لہٰذا چلتی ہوئی آئی اور کرسی پر ٹک گئی۔ عریض نے بھی اپنی جگہ سنبھالی۔ کیا کر رہی تھی آپ باہر؟ کسی بھی رعایت سے آری لہجہ۔ سر، میں تو بس اسے بات ٹالنا چاہیے، بس کیا؟ اس نے میز پر زور سے ہاتھ مار کر بات کاٹ دی۔ آواز اب پہلے سے بھی زیادہ بلند تھی۔ تم یہاں کام کرنے آئی ہوئی یا لوگوں کو ہنسانے؟ اس کی آنکھیں شراریں اگل رہی تھی۔ پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں تمہیں، ہر وقت ہنسی مذاق، ہر وقت فضول باتیں، ہر وقت انجان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گھومنا۔ اس کی نظریں منال پر جم گئے اور منال کے چہرے پر شوخی یکدم اڑن چھو ہو گئی۔ یہ آفس ہے، کوئی محفل نہیں جہاں تم لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ جملہ سنتے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ سر، اس نے نفی کرنا چاہی کیونکہ وہ غلط سمجھ رہا تھا، مگر عریض دورانی اس وقت بے رحمی کے سارے ریکارڈ توڑنے پر تلا ہوا تھا۔ ایسی حرکتیں وہ لڑکیاں کرتی ہیں جو غیر مردوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ دھراؤ آفس کی چھت گویا اس کے سر پر آن گری تھی۔ کتنا بدگمان ہو گیا تھا یہ شخص اس سے۔ وہ دھواں ہوتی اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ تمہیں اس آفس میں مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ منال کا بدن ڈھیلا پڑ گیا۔ سر، ایک بات کہوں؟ اس نے نم کینت اور نظروں سے اسے گھورا۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہنستی ہوں؟ اس کی آواز میں ٹوٹی ہوئی کرچیاں تھیں۔ عریض خاموش رہا۔ کمال سے، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ صرف کھڑوس ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی، لیکن آج پتہ چلا کہ آپ کی سوچ کتنی چھوٹی ہے۔ عریض دورانی نے مٹھیاں بیچ لی۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو لڑکی ہنستی ہے، سب سے گل مل کر رہتی ہے، وہ بس لوگوں کو لبھانے کے لیے اسے کرتی ہے؟ تو جان لے، ہر کوئی آپ کی طرح سنجیدہ اور کھڑ مزاج نہیں ہوتا، نہ ہر کسی کی زندگی میں کام سب اہم ہے۔ وہ پر اعتمادی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوں، آپ باس ہیں، آپ کو حق ہے ڈانٹنے کا، سمجھانے کا، لیکن کسی کی کردار پر انگلیاں اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو۔ آپ نے مجھے نکال دیا ہے، اوکے، لیکن یاد رکھیے گا، مجھے بھی ایسے آفس میں کام کرنے کی قطعی ضرورت ہے جہاں لڑکیوں کی کردار کشی کی جاتی ہو۔ انتہائی تلخی سے کہتی اسے کوئی اور ہی منال لگی تھی۔ جانے کی عریض دورانی اس کی ساری بکواس سنتا رہا اور اسے جواب نہیں دے پایا۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بات کرتی اسے اپنی عمر سے بری لگی، محض لاؤبالی سی الہڑ دوشی سا۔
इतनी बड़ी और संजीदा बातें कर सकती थी, यकीन नहीं होता था। फिर उसकी आंखों में अचानक उमड़ने वाली नमी ने उसकी जुबान तालू से चिपका दी। कुछ बोल नहीं पाया। अब उसकी जाते ही वो हाथ मलता बेचैनी से अपने ऑफिस में चक्कर काटने लगा। टाई की नॉट ढीली करने के बाद उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। शायद जिंदगी में पहली बार उसने गलत फैसला लिया था, बिना सोचे समझे, और बात की। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की सड़कें निस्बतन सुनसान थी। गाड़ियों की रोशनी के दरमियान अरीज दुरानी की कार खामोशी से घर के गेट में दाखिल हुई। वो गाड़ी से उतरा तो उसके कदम मामूल से ज्यादा भारी महसूस हो रहे थे। ड्राइंग रूम की मदम रोशनी में उसने कोट उतार कर सोफे पर डाला और थके हुए अंदाज में बालों में हाथ फेरा। आमतौर पर ऑफिस से वापस आकर वो सीधा अपने कमरे में चला जाता था, मगर आज उसके कदम वहीं जंजीर हो गए थे। जहन में एक ही मंजर बार बार घूम रहा था। मिनाल अली का चेहरा, वही शौक लड़की जिसकी आंखें हमेशा हंसती रहती थी, और आज वही आंखें आंसू से भरी हुई थी। अरीज ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में मिनाल की आवाज गूंजी, आपको वाकई लगता है कि मैं लोगों को लुभाने के लिए हंसती हूँ? वो अचानक उठ खड़ा हुआ और बेचैनी से टहलने लगा। मैंने ये क्या कह दिया? वो गोया खुद से उलझ रहा था। जहन में वो लम्हा भर उभरा जब मिनाल की आंखें हैरत से भर गई और फिर उनमें नमी तेजी से तैरी। अरीज दौरान ने पेशानी पर हाथ रख लिया, फिर कर्ब से अपनी आंखें मीच ली। पता नहीं क्यों, मगर उसके अंदर थकन उतर आई थी, और इस थकन को दूर करने की खातिर वो ऑफिस से निकल कर सीढ़ियों पर मटर गश्त कर रहा था। अजीब सी बेकली थी जिसे वो कोई नाम देने से कासिर था। उस रात उसे ठीक से नींद भी नहीं आई थी। वो बिस्तर पर बार बार करवटें बदलता रहा, मगर हर बार उसे सिर्फ मिनाल की नम आंखें नजर आती रही। सोती जागती कैफियत में रात गुजरी तो अगली सुबह वो काफी डिस्टर्ब लगता था। ऑफिस का माहौल आज बदल गया था। वो शोर जो अक्सर मिनाल की मेज से उठता था वो एक खलक थी साकित हो गया। वो हंसी जो पूरे फ्लोर में गूंजती थी वो गायब हो गई थी। हर अजीब बात ये थी कि अरेज दुरानी को पहली बार ऑफिस खाली खाली लगने लगा था। वो सर झटक कर अपनी कुर्सी पर बैठा और फिर जैसे ही फाइल खोलकर काम शुरू किया, बेख्तियार नजरें दरवाजे की तरफ उठी। सर, ये फाइल कहाँ रखूं? पता नहीं क्यों, मगर उसके कान बजे थे। हालांकि वहां अरेज दुरानी के सिवा कोई नहीं था। फिर क्यों उसकी शोक चंचल आवाज उसके आसपास ठहर गई थी? वो खुद को समझा रहा था, मगर उसका बेबाक दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। उधर अख्तर हाउस में भी हमेशा महकती हुई कली गोया मुरझा गई थी। वो कमरा नशी होकर इन बातों को का सोग मना रही थी जिनका कोई सर पैर ही नहीं था। वो आज ऑफिस नहीं गई थी और उसकी वजह उसने जुलेखा पप्पो को बताई थी। तो जुलेखा बेगम ने ये बात रुखसार बेगम को बताई तो वो भी तिलमिला उठी कि उनकी पोती पर इतना अजीब इल्जाम लगाकर उसे ऑफिस से निकाला गया। उन्होंने सोचा था कि वो अख्तर साहब से बात करेंगे और उन्हें इस बात अरेज दुरानी से सवाल करने का कहेंगे, लेकिन फिर उसकी नौबत नहीं आ सकी। शाम का धुंधली फैल चुकी थी और मिनाल अपने कमरे में थी। जब गेट पर घंटी बजी, मौसी साहब ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा शख्स देखकर चंद लम्हों के लिए ठहर सके। दरवाजे पर अरेज दुरानी खड़ा था, स्याह सूट में मलबूस, मगर चेहरे पर पहले जैसी सख्ती मफकूद थी। जी आप? उसने अजहद हैरानी से पूछा। मैं मिनाल अली का बॉस हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। उससे मुद्दा बयान किया तो फौरन मुसाफा करते पीछे हटे और उसे अंदर आने का रास्ता दिया। अरेज दुरानी को ड्राइंग रूम में बिठाकर अख्तर साहब के कहने पर उसकी खूब आवभगत की गई। आप? मिनाल आई तो उसे देखकर हैरान रह गई। अरेज ने भी नजरें उठाकर उसे देखा, फिर चंद लम्हे उसे देखता रहा। वही चेहरा था, मगर आज उस पर वो शौकी नहीं थी। मिनाल? ये शायद पहली बार था कि उसने उसे नाम से पुकारा था। मैं ये पूछने आया हूँ कि आप ऑफिस क्यों नहीं आ रही? उसका लब्बो लहजा बिल्कुल बदला हुआ था। मिनाल होनक बन गई। यकीनन उसका दिल नहीं लग रहा था ऑफिस में। ये शायद मिनाल के बिना सब अधूरा सा था। मैंने उस दिन बहुत गलत बात कह दी थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसे फौरन गलती तस्लीम की तो मिनाल गश खा गई। उसे चौंक कर दादा चांद को देखा जो कि टीवी देखने में मसरूफ थे, और फिर अली साहब को जो कि मोबाइल में मगन थे। वैसे औरेज दरानी और नरम लहजे में बोल रहा था और इसकी आवाज़ नहीं वो सुन पा रहे थे। यकीनन वो इन्हें पहले ही अपने आने की वजह बता चुका था, इसलिए वो बेनियाज बैठे थे। कोई बात नहीं सर, मिनाल ने संजीदगी से जवाब दिया। लहजा स्पार्ट थी। ऑफिस वापस आ जाओ, तुम्हारी जॉब अब भी तुम्हारी ही है। इस बात पर वो तंजिया मुस्कुराई। सॉरी सर, अब ये मुमकिन नहीं है। अरीज दुरानी एकदम चौंक उठा। उसे मिनाल से ही तवक्का नहीं थी। वो कहकर जा चुकी थी और अरीज दुरानी के हलक में उतरने वाली चाय एकदम कड़वी सी हो गई थी। उसे मिनाल का यूं दो टोक इनकार पसंद नहीं आया था।
منال علی کافی زیادہ بدل گئی تھی اور اس درانی لفظوں نے اسے بری طرح سے توڑا تھا، اور یہ چیز اختر ہاؤس کے تمام مکینوں نے محسوس کی تھی، اور یقیناً یہی وجہ تھی کہ اس بار اختر صاحب نے اس کی ضد کے سامنے ہار مان کر اسے ایک اور آفس میں جاب کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، شہر کی ایک بڑی کارپوریٹ عمارت کے باہر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ شیشوں سے ڈکی اس عمارت کے سامنے کھڑی منال علی نے گہرا سانس لیا اور اپنے دوپٹے کو سنبھال کر اندر داخل ہو گئی۔ آج وہ یہاں انٹرویو دینے آئی تھی۔ ریسیپشنسٹ سے پوچھنے کے بعد وہ راہداری سے گزرتی ہوئی ایک کمرے کے سامنے آ کر رک گئی۔ دروازے پر پلیٹ لگی تھی جس پر باس کا نام درج تھا۔ اس نے کچھ جھجک کر ہلکی سی دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے باہر ہی آواز آئی۔ منال نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرہ کشادہ تھا مگر ماحول عجیب بھوجل سا لگ رہا تھا۔ میز کے پیچھے ایک معمر شخص بیٹھا تھا۔ اس کے بال تقریباً سفید تھے اور چہرے پر عجیب سی سرخی تھی، البتہ آنکھیں ایسی جسے اس نے کچھ پی رکھا ہو۔ سامنے میز پر ایک گلاس بھی رکھا ہوا تھا جس سے ہلکی سی بو اٹھ رہی تھی۔ منال چند قدم چل کر میز کے سامنے رک گئی۔ السلام علیکم سر، میں یہاں جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی ہوں، اسے معتبانہ انداز میں کہا۔ اس شخص نے نیم بند آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر کرسی پر ذرا سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں عجیب سے منال کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ پلیز ہیو اے سیٹ، وہ مسکراتے ہوئے بولا مگر چہرے پر شیطانیت واضح ٹپک رہی تھی۔ منال کو بے اختیار الجھن سی محسوس ہوئی، پھر بھی وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنی فائل اس کی جانب بڑھائی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس سے فائل کھولتے ہوئے پوچھا۔ منال علی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ شخص کچھ لمحے فائل دیکھ کر اور پھر اچانک گہرا مسکرایا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ نشے میں ڈوبی مخمور آواز پر منال کی پیشانی پر شکن آئی۔ سر میں کام کرنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا مگر وہ ہنسا اور پھر آہستگی سے کرسی سے اٹھ کر میز کے گرد گھومتا اس کی طرف آیا۔ اب منال کا دل اچانک پسلیوں میں ادھر مچانے لگا۔ سوچ لو، کام تھوڑا مشکل ہوگا۔ اس کی بے باک نظریں منال کے وجود میں پیوست ہوتی جا رہی تھی۔ خوف سے اس کی ٹانگیں لرزنے لگی۔ لیکن اگر تم تعاون کرو گی تو ہم تمہیں اچھی سیلری دیں گے۔ اب کہ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا جھک کر اس کے چہرے سے اس کے بال چھونے لگا۔ منال کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ دہاڑی، ارے ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ سیدھا ہوتا لہجے میں حیوانیت سموئے بولا۔ جامنی ہونٹوں پر مکروا ہنسی تھی۔ اب اتنا بھی کیا شرمانا، آؤ نا، بہت طلب ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی لیکن وہ بدک کر دور ہو گئی۔ یقیناً اس کی جان فنا ہونے لگی تھی۔ یہ کیسی مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں۔ اس کی ٹانگیں لرزنے لگی، ہاتھ کانپے اور پھر وہ پھرتی سے بھاگ کر دروازے کے قریب اسے کھولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ راہداری میں اس کے قدم تیزی سے پڑ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بس کسی بھی طرح سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ جان کر تھک سے رہ گئی کہ نشے میں ڈولتا وہ معمر شخص بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اب صحیح معنوں میں اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، خود کو بچانے کی خاطر سامنے ایک کمرہ نظر آیا تو اس کے اندر گھس گئی۔ کمرے میں شاید میٹنگ ہو رہی تھی کیونکہ ایک بڑی میز کے گرد کئی معزز لوگ بیٹھے تھے اور اس کے سرے پر عریض دورانی کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ دروازہ اچانک کھلنے کی آواز پر سب کی نظریں مڑ گئی۔ منال اندر آتے ہی ہانپنے لگی اور بری طرح سے رو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بل بل بہ رہے تھے، دوپٹہ کندھے سے پھسل گیا تھا اور چہرہ خوف کی شدت سے زرد پڑ چکا تھا۔ عریض دورانی کی نظریں جیسی اس پر پڑی وہ دنگ رہ گیا۔ منال، اس کی چہرے پر تشویش چھپ گئی۔ منال بھاگ کر آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ پلیز سر، مجھے بچا لے، وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، اسے سسکیاں بڑھتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں کہا تو عریض دورانی کی رگوں میں شرارے دوڑ گئے۔ وہ اس کے گرد حصار بناتا اس کا سر سے لانے لگا۔ کام ڈاؤن، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا یہاں۔ وہ اسے تسلی دینے لگا، حالانکہ خود وہ اس وقت انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ چند پل سرکے تو وہ معمر شخص اندر آ گیا۔ وہ منال کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا اور منال اسے دیکھ کر سہم کر عریض دورانی کے سینے میں چھپنے لگی۔ عریض نے اسے اپنی اوٹ میں لیا اور اس معمر باز کو کے روبرو ہوا۔ ہاؤ ڈے یو، اس نے غراتے ہوئے ایک زبردست گھونسا اس کے جبڑے پر دے مارا۔ فوراً ہی اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ وہ بے یقینی سے انگلیوں کی پوروں پر خون محسوس کرتا عریض دورانی کو گھونے لگا۔ عریض نے اس کا گریبان پکڑا اور کے بعد دیگرے کئی مکے اسے مارے۔ سب لوگ اپنی کرسی سے اٹھ کر آگے آئے اور عریض کو پرسکون کرنے لگے مگر اس کا غصہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ واقعی اسے ادموا کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ آخر کار ان لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا اور معمر شخص کی جان چھڑائی۔
अरेज ने सख्ती से उसे लात रसीद करके छोड़ा और फिर पलट कर मिनाल की तरफ गया। मिनाल अब भी अपने आंसू पूछ रही थी। चलो। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। राहदारी से गुजरता हुआ ऑफिस से बाहर निकला तो उसका गुस्सा आसमान से बात कर रहा था। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर सड़क पर निकल रहा था। जानती हूँ मिनाल, अगर मैं वहां ना होता तो क्या होता, उसने स्ट्रिंग पर हाथ मारते हुए कहा। मिनाल की आंखें एक बार फिर से आंसुओं से लबरेज हो गई। वो लोग अच्छे नहीं हैं। तुम अगर जॉब करनी थी तो मेरे पास आओ। इन घटिया लोगों के यहाँ जाने की आखिर जरूरत क्या थी? वो उस पर बरस रहा था। आपने मुझे निकाल दिया था, वो बामुश्किल यही कह पाई। सॉरी कहकर मनाने भी तो आया था ना मैं तुम्हें, लेकिन तुम। मुबारी बात अधूरी छोड़ता दांत किचकिचा कर रह गया। मिनाल सू सू करती रह गई। उसके रोने में शिद्दत आ रही थी। तभी वो गुस्सा थूक कर उसकी क्लास लगाने का कोई फायदा नहीं था। यकीनन वो खुद भी काफी डरी हुई थी और ऊपर से उसे बातें सुना रहा था। अब इस हालत में तुम्हें घर कैसे लेकर जाऊं? वो अजीब बेबसी के दहाने पर खड़ी थी। मिनाल की आंखें सुर्ख हो रही थी। बस करो, इतना रोना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि तुम महफूज हो। उसके आंसू न जाने क्यों उसे तकलीफ दे रहे थे, इसलिए वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया। ऑफिस चलोगी मेरे साथ? वो सुस्त रवि से गाड़ी चलाता पूछने लगा। नहीं, आप मुझे घर छोड़ दे, संजीदगी से बोली तो अरेज दुरानी उसके शफाफ चेहरे पर एक निगाह डालकर एनहमाक से ड्राइव करने लगा। अख्तर हाउस में उस दिन अजीब सी हलचल थी। सेन में कुर्सियां लगी थी। ड्राइंग रूम में चाय के कपों की खनक सुनाई दे रही थी और घर के बड़े लोग संजीदा अंदाज में बैठे किसी अहम बात पर गुफ्तगू कर रहे थे। और मिनाल को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन से मेहमान आने वाले थे। जुलेखा बेगम और रिफत बेगम मिनाल का चेहरा देखकर हंस रही थी। दादी जान भी काफी मुतमईन नजर आती थी और आश्ता बेगम की थी गोया आंखें ही ठंडी हो गई थी और सब काफी खुश नजर आए थे, सिवाय मिनाल के, जिसे कुछ भी मालूम नहीं था। ड्राइंग रूम में कुछ मेहमानों की आमद हुई तो मिनाल कमरे में चली आई। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल घबरा रहा था। फुप्पो की मायनी खेज हंसी दादी जान की आंखों की चमक उसे हौला रही थी। कुछ तो था जो उससे छुपाया जा रहा था। अलबत्ता उसने सवाल करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो उनसे मेहमानों के मुतालिक पूछ चुकी थी। मगर सबने यही कहा था कि दादा जान के जानने वाले हैं, किसी काम के सिलसिले में तशरीफ ला रहे हैं। काफी देर बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो सहन में सारा खानदान इकट्ठा था और हर एक मिठाई से लुत्फ अंदोज हो रहा था। आओ मिनाल। उसे देखकर अख्तर साहब मुस्कुराए। वो उनके करीब आकर बैठी तो रुखसार बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरा। अल्लाह खुश रखे मेरी बच्ची को, लो मुंह मीठा करो। उन्होंने मिठाई बढ़ाई तो मिनाल को शिद्दत से किसी अनहोनी का एहसास हुआ। बेटा, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, अरेज दुरानी का। उसके चेहरे पर फैला तजब्जब बांध कर जुलेखा बेगम ने राज से पर्दा उठाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन लोगों को तो तुम बहुत पसंद हो और हमें भी इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं, इसलिए हमने हाँ कह दी। अख्तर साहब बड़े मान से बोले तो वो लब पींच गई। अब जहाँ सब कुछ उन्होंने तय किया था वहां मिनाल के इनकार की गुंजाइश कहाँ रही थी। वो चुपचाप वहां से उठकर आ गए। कमरे में आई तो सोचो का एक सैलाब उसका मुंतजर खड़ा था। ऑफिस में वो तमाम बातें, झगड़ा और अरेज दरानी का उसे वहां से निकालना और फिर किसी फरिश्ते की तरह नाजिल होकर उस रोज उसकी इज्जत बचाना। उसके दिल में एक ही ख्याल उभरा गया कि वो ये सब उसकी इज्जत बचाने के लिए कर रहा था। कुछ दिनों में उसका निकाह था और वो एहतजाज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाकी अफराद के शेरों पर फैले सुकून ने उसकी जुबान पर कफल डाल दिया था। और फिर वो दिन आ गया जब अरेज दुरानी उसके तमाम हकूक फ़राइज़ अपने नाम लिखवा कर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। वो गाड़ी में दुल्हन बैठी अजीब सी कश्मकश का शिकार थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करे। अरेज दुरानी ने क्यों तर्स खाकर उससे शादी की थी? वो क्यों उससे हमदर्दी जता रहा था? अरेज दुरानी अपने घर पहुंचा और दुल्हन को उसके कमरे में ले जाया गया तो वो बेड पर बुत बनी बैठी थी। दिल में ना कोई उम्मीद थी और ना ही उमंग, बस हजारों वसवसे थे जो बार बार उमट कर उसकी नाजुक जात को तशनगी के समंदर में डुबो रहे थे। एक खदशा ये भी था कि कहीं अरेज दुरानी ने इस वाक़े की खबर उसके घर वालों को न दे दी। इसलिए उन्होंने जल्द अज जल्द ब्याह कर अपने सर से बोझ उतारने की जल्दी की थी। वो उससे हद दर्जा मुतनफ़्फ़र नजर आती थी। अरेज दुरानी कमरे में आया तो उसे बेड पर बैठा खुद से उलझते हुए पाया। कमरे में मध्यम रोशनी थी और गुलाब की हल्की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। मिनाल बेड के एक कोने में बैठी थी। चंदम ही वो दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा। आज पहली बार उसकी आंखों में
नरमाहटें गुली हुई थी। वो पुरशौक नजरों से उसे तकता करीब आया तो मिनाल ने सर झुका लिया। वो उससे अच्छी खासी नाराज हो चुकी थी। बहुत हसीन लग रही है, यूं जैसे किसी चांद ने मेरे दिल को अंधेरे से निकाल दिया। वो खासा बरहम मिजाज शख्स था जिसे मैं संजीदा रहना आता था, लेकिन मिनाल अली की मोहब्बत ने सर था पैर बदल दिया था। उसे हासिल करने में कामयाब हो गया था। आपने क्यों किया ये सब? उसे सर उठाकर अचानक सवाल किया। तुम्हारी मोहब्बत ने। उसके बालों को उंगलियों से छूता मुस्कुराया। आपने सबको बता दिया ना इस वाक़ये के बारे में, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी शादी कर दी। हुरो हाजी हो गई। नहीं मिनाल, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। सच पूछो तो इस वाक़ये के बाद मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि अगर खुदा न खास्ता तुम्हें खो दिया तो कैसे जिंदा रहूंगा, इसलिए जल्द से जल्द तुम्हें अपना लिया। तुम्हारी शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहते थे, ये तो मेरी जिद थी। उसकी आंखों में सच्चाई थी और मिनाल देख कर रह गई। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है मिनाल। अगर तुम ना मिलती तो मुझ पर सांसें तंग पड़ जाते। पता है, मैं कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगता, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारे घर आया और तुमसे माजरत की। मिनाल ने सर झुका दिया। एतराफ़ उसके चेहरे को गुलनार कर गया था। तुम मुझे पहली ही नज़र में बहुत पा गई थी। बस दिल थोड़ा ज़िद्दी था, इसलिए देर से माना। याद है जब तुमने कहा था कि ऑफिस मेरे मंगेतर का है, तब एक ख्वाहिश ने सर उभारा था कि तुम्हें बीवी बना लेना चाहिए। ये तो मैं खुद बहुत देर से उस पर कान धरे थे। हरीश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी ठोड़ी को उंगलियों से ऊपर उठाया ताकि उसकी तरफ देखे। मिनाल न सिर्फ हैरान थी बल्कि इस इंकशाफ पर उसे अच्छे खासे झटके लगे थे। जब तुम राहदारी में मुझसे टकराई थी और उल्टा मुझे ही डांट पड़ी थी, तभी मैं समझ गया था कि तुम आम लड़की नहीं हो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी शरारतें सब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। चंद लम्हे को रुका और फिर आपने मुझे ऑफिस से क्यों निकाला? मिनाल ने धीमी आवाज में पूछा। क्योंकि मुझे तुम्हारा उन लड़कों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहता था कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, मेरे पास केबिन में बैठी रहो। मिनाल यकटक उसे देखे गई। आज अरीज दुरानी की मोहब्बत ने उसे मोतबिर कर दिया था। कितना बेवकूफ था मैं। वो जैसे खुद पर हंसा तो मिनाल की भी हंसी छूट गई। वाकई आप काफी बेवकूफ थे, वो लब दबाकर बोली। क्या अब भी हूं? अरीज ने आंखें तंग कर उसे देखा। हाँ, थोड़े से, वो यकीन से बोली तो अरीज बेचार हंस पड़ा और अगले लम्हे उसने इस्तकाक से उसका हाथ थाम लिया। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे तुम्हारी ये शौकी पसंद है। तुम संजीदा और रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मनाल की आंखों में वही पुरानी शरारत लौट आई। उसके होंठ सूखे रहे। तो फिर तैयार रहे मेरी शौकियां बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि अब मैं आपकी बीवी हूँ। अरेज ने बवी उठाई। तो निभाने न जाने इसकी क्या तोकिया थी इस शौर से। तो आपको मेरे नखरे उठाने होंगे, मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलना होगा, कैरम और लूडो भी मुझे खिलानी होगी और घुमाने भी लेकर जाना होगा, और रोजाना आइसक्रीम भी खिलानी होगी। वो उंगलियों पर अपने शौक गिनवाने लगी। सब कुछ करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। हुमायूनी खिजी से बोला। क्या? खुना समझी से देखने लगी। अरे दुरानी ने उसे अपने हिसार में लिया। ढेर सारा प्यार और तवज्जो। उसे बाहों में समेटता खुमार आलूद लहजे में बोला तो वो नर्वस हो गई। दोगी ना? उसने पूछा तो वो शर्मा कर उसके सीने में पनाह ढूंढने लगी। अरे दुरानी का फलक जुगाव कहका गूंजा था। मनाल अली की मोहब्बत ने एक सख्त मिजाज शख्स को इतना बदल दिया था। सच है, मोहब्बत फितरतें बदलने की सलाहियत रखती है। तो आपको मिनाल अली और अरीज दुरानी की ये कहानी कैसी लगी? राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अगली वीडियो आने तक हमारे चैनल ज़र्मिश नॉवल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।